Class, good morning. I hope you all are doing really well. So in last class we were discussing about the atomic size and the stability of the transition elements ना. हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी कैसी होती हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैसे होते हैं, और वही सब प्रॉपर्टीज़ या वो मेटालिक होते हैं नेचर में, या फिर वो डक्टाइल होते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं. ये जनरल प्रॉपर्टी हम डी ब्लॉक की पढ़ रहे थे, और उसके अंदर हम लोग अब इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन कि वो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट क्यों करते हैं. ठीक है, तो अभी आई गेस सभी को क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर Mn की +2 है तो Fe की +3 क्यों है, क्रोमियम +3 में क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब कल आपको मिल गए थे. अब हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि मेटल हैलाइड. अब हम कंसिडर करते हैं कंपाउंड्स, और पहला कंपाउंड जो हम कंसिडर करेंगे जो वो बनाते हैं दैट इज़ मेटल हैलाइड बनाते हैं वो. तो मेटल हैलाइड हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तभी बनेंगे. और हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं. ठीक है, अब हैलाइड बनाने के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा. तो जो नेगेटिव स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा. तो नेगेटिव स्टेट में सबसे पहले कौन जाएगा, नेगेटिव स्टेट में सबसे पहले कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन लेगा, क्लोरीन को लेना चाहिए था, लेकिन आपको पता है फ्लोरीन इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दैट इज़ बिकॉज कि वो क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है. तो ये बात हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था जो कि इम्पॉर्टेंट था. तो तब हमने ये डिस्कस किया था. तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमाइड और लास्ट में आयोडाइड. तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स क्या होंगे आपके, वो जल्दी बनेंगे. ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पर लिखी हुई है, एज इट हैज़ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सो इट विल ब्रेक ईजीली, और इसीलिए क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव बना लेगा, और वो नेगेटिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, फ्लोराइड बना लेगा. ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ देखो यहाँ पर, दैट सिंस फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि, तो द मेटल शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्लोराइड्स. सी इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक मेटल है, जैसे मान लीजिए आप आयरन ही है या कोई और है, कोई एक मेटल है, वो ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो +2 भी शो कर रहा है, वो +4 भी शो कर रहा है, और वो +7 भी शो कर रहा है. तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी टेंडेंसी है शो करने की. तो वो कह रहा है कि जो कोई मेटल है वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखो हाईएस्ट लिखा था मैंने लेकिन काट के हाई किया है बाद में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ना, वो किसके साथ वो शो करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ शो करेगा. क्यों, क्योंकि देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ज़रूरी है कि मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, 4 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन मेटल निकाले छोड़े, तभी वो क्या कर पाएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा. और वो कब इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, जब सामने वाला उससे इतने इलेक्ट्रॉन निकलवा ले, यानी कि जो जुड़ रहा है वो क्या करे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, यानी कि वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए. तो फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे, तो मेटल्स क्या करते हैं, जो अपनी हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो फ्लोरीन के साथ शो करते हैं. ठीक है, हाईएस्ट नहीं करेंगे, हाई करेंगे. हाईएस्ट क्यों नहीं करेंगे अभी देखते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन उससे पहले देखो कि जो कॉपर के हैलाइड है, जैसे कॉपर है, कॉपर आपको पता है क्या है, जैसे Cu है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होती है, नंबर इसका 29 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगी, 4s2 3d9. तो आपको क्या लगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, अच्छा इसको वो किस में कन्वर्ट कर लेता है, 4s1 3d10 में. तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट पे. अब आपको क्या लगता है कि कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ऑब्वियसली एक. 4s का अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो 3d कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा. तो यानी कि कॉपर को किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज़्यादा सही लगेगा, +1 में. तो कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +1 में रहता है. लेकिन जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता, उससे पहले अगर ट्रांजिशन हो जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उस केस में 3d9 हो जाएगा. वो एक स्टेबल क्राइटेरिया नहीं है. स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़े. तो उसके लिए क्या है, कॉपर +1 में रहना क्या होता है, ज़्यादा ठीक होता है. तो इसीलिए कॉपर कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, +2 या +1, तो ऑब्वियसली +1 में कॉपर ज़्यादा स्टेबल होता है. लेकिन इधर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड. कॉपर 2
यानी कि कॉपर +2 में सभी हेलोजन्स के साथ मिलता है। क्यों मिलता है भाई, अभी बात करते हैं, उससे पहले इसको देख लो। ये कह रहा है दैट दिस इज़ बिकॉज कॉपर +2 ऑक्सीडाइजेज I- टू I2 एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू कॉपर +1। तो ये बात तो आपको सिंपल से पता चल गई होगी कि क्योंकि कॉपर +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर +1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D10, और अभी कह रहा है कॉपर +2 में पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी D9। तो कॉपर +2 से कॉपर +1 में अपने आप ही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगर आपने कुछ भी आपने डाईहेलाइड अगर इसका ले लिया तो वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोहेलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या हो रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। और यही सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, इट सेज दैट कॉपर, ये आपको इस तरीके से पूछा जाएगा दैट Cu I2 इज़ नॉट नोन, Cu I2 इज़ नॉट नोन, ये जो है ये नोन नहीं होता, यानी कि ये बनता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, और आपको पता है कि कॉपर +1 में स्टेबल नहीं होता है, ज़्यादा किस में स्टेबल होता है +1 में। तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है Cu के अंदर, Cu+1 के अंदर, और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन के अंदर। सी कॉपर यहाँ +2 से +1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन यहाँ -1 से 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब क्या होगा, कॉपर +2 से किस में चला गया, कॉपर +1 में। तो इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि कॉपर +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे कि ऐसा सिर्फ आयोडीन के साथ ही क्यों हो रहा है। यहाँ देखो कॉपर +2 हेलाइड्स आर नोन, बाकी सब तो नोन होते हैं, CuF2, CuCl2, CuBr2 तो नोन होते हैं, लेकिन Cu I2 ही क्यों नहीं होता। क्योंकि देखो अगर दूसरे केसेस में आप लोगे तो कॉपर को किसको ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। मान लो जैसे आप फ्लोरीन ही ले लेते हो या आपने क्लोरीन ले लिया, तो अगर आप इसकी रिएक्शन चाहते हो तो क्या होगा, कॉपर +1, और क्लोरीन को किस में जाना पड़ेगा, Cl2 में। कॉपर को, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे देखो -1 से 0 में जा रहा है, तो क्लोरीन को, कॉपर को क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। आपको पता है कि क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, तो इसीलिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवा पाना कॉपर के बस में नहीं है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑन द होल ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। कॉपर को इनके लिए कॉपर के लिए इसको ऑक्सीडाइज करा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि डिक्रीज़ हो जाती है, तो आयोडीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, और इसीलिए कॉपर कैपेबल होता है सिर्फ आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराने के, यानी कि आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो बस, बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि उसके सामने जो पड़े हैं वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो किस तरीके से ले लेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, सिर्फ कॉपर +2 के सारे हेलाइड्स तो नोन होते हैं, आयोडाइड ही नहीं होता, क्योंकि आयोडाइड का वो क्या करा देता है, ऑक्सीडेशन, जबकि बाकी सब का नहीं करवा पाता, क्योंकि बाकी सब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और इसी के जैसा ही रट्टे मारने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसा ही। अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आएगी ना तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे इस कंसेप्ट में और अभी जो आपने पढ़ा उसमें। नया कंसेप्ट क्या है, देखना ज़रा। ये कह रहा है कि कॉपर +1 आपको पता है कि ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि वो D10 में रहता है। कॉपर +1 D10 में रहता है, और कॉपर +2 किस में रहता है, D9 में रहता है। तो ऑब्वियसली कॉपर किस में रहना पसंद करेगा, +1 में। लेकिन अब एक और सिनेरियो देखो, क्या है वो, कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस स्टेट। पानी के अंदर कॉपर +1 अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि अगर आपने कॉपर का कोई भी सॉल्ट डाला पानी में जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो पानी में जाते ही वो अनस्टेबल हो जाएगा और अपने आप को किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड 0। क्या, +2 एंड 0। ये समझने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, पानी में डालने से होता क्या है, इस बात को हमने बहुत बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किसी भी आयन को पानी में डालते हैं तो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ हाइड्रेशन। मैंने आपको इतनी बार बोला कि NaCl, नमक आपने लिया, पानी में आपने डाला नमक, तो घुल गया। क्यों घुल गया, आप कहते हो क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है।
क्या हो जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताना है, दो टर्म्स होती हैं, डिसोशिएशन एंड आयोनाइजेशन। क्या होता है, एक हम बोलते हैं डिसोशिएट हो गया, ठीक है, तो एक टर्म होती है डिसोशिएशन और दूसरी टर्म होती है आयनाइजेशन। इन दोनों टर्म्स में क्या कोई डिफरेंस है या ये दोनों ही टर्म सेम है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता लगाना है, मुझे बताना ज़रा सा सोच के, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, थोड़ा सा भी अगर आप सोच सकते हो, दिमाग होगा, समझते हो चीज़ों को, तो बता सकते हो कि डिसोशिएशन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे और आयनाइजेशन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ अपनी तरफ से खुद ही कि जब आपने NaCl लिया तो वो क्या हो जाता है, पानी में डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आयंस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जब साथ साथ पड़े हुए हैं तो इन दोनों को तो मिल जाना चाहिए और वापस से क्या बना लेना चाहिए, NaCl। तो नमक तो सॉल्युबल होना नहीं चाहिए पानी में, लेकिन आपको पता है ये सॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैटायन और एनायन को पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, ये पॉजिटिव है Na पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर वापस से सॉल्ट बना लेना चाहिए था, बना नहीं पा रहे हैं, क्यों, उसको समझो कि यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव था इसको कौन स्टेबलाइज़ किए हुए है, इसको स्टेबलाइज़ किया है, पानी में क्या होता है, OH की बॉन्ड होती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव इस डेल्टा नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन फील करेगा, इतनी ज़्यादा नहीं करेगा जितनी नेगेटिव के साथ कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत तो करेगा। अच्छा चलिए, अब एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, सॉल्वेंट तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसे सराउंड कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही क्लोरीन को पानी के अंदर जो H2O का H डेल्टा पॉजिटिव है वो चारों तरफ से सराउंड कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, मैं अब बार बार लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि पानी के मॉलिक्यूल, तो मिसाइल फॉर्मेशन जैसा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था इसको डेल्टा नेगेटिव ने सराउंड करके क्या कर दिया, स्टेबलाइज़ कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव को डेल्टा पॉजिटिव ने सराउंड करके स्टेबलाइज़ कर दिया। इसीलिए अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है, और ये वापस से क्या नहीं होते, लेटिस नहीं बनाते, तो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो देखो किसी भी आयन का पानी में डिज़ोल्व होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों डिज़ोल्व होते हैं पानी में, क्योंकि यही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसको बहुत बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने बता दिया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि जितना कम आपका कैटायन का साइज़ होता है, कैटायन जितना छोटा होता है, पानी के लिए उसको सॉल्युबलाइज करना या हाइड्रेट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि कैटायन क्योंकि स्टेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होती है, रिलीज़। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जितना ज़्यादा आपका सॉल्वेटेड होगा कैटायन या एनायन, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब देखो कॉपर के केस में क्या हो रहा है, आपने डाला कॉपर +1, जैसे ही कॉपर +1 डाला पानी से घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी इसको घेरने में ना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा नहीं, बजाय किसके, कॉपर +2 के। क्योंकि जैसे ही कॉपर ने एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कॉपर का साइज़ क्या हो गया, पहले अगर कुछ ये था तो अब और भी कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर कॉपर का साइज़ डिक्रीज़ हो गया, पानी के लिए इसे सॉल्युबलाइज़ करना आसान हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर चार्ज था +1 और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया है, +2, तो अभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो पॉजिटिव की पानी के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इस वाले प्रोसेस में हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत ज़्यादा लिबरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी छूट रही थी वो क्या हो रही थी, बहुत ही कम रिलीज़ हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। यही एनर्जी एक आपका कॉपर का कैटायन कॉपर डाइवेलेंट बनाएगा, और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी यूटिलाइज़ होगी दूसरे कॉपर के एटम में से, दूसरे कॉपर के आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, समझ आया। आप कह रहे हो ना कॉपर +1 तो ज़्यादा स्टेबल है, D10 में था, अब
और कॉपर +2 किस में है, D9 में है। तो ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल में जाना है तो ये अपने आप तो ये प्रोसेस होगा नहीं, तो इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यानी कि अगर कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है तो ज़रूर कहीं से एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आ रही है हाइड्रेशन के प्रोसेस से। तो जो एनर्जी हाइड्रेशन में रिलीज़ हो रही है, कॉपर +2 को हाइड्रेट करने में निकल रही है, वही हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट करती है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को। कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाओगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या लगेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप कह रहे हो कि ये प्रोसेस अपने आप से नहीं होगा, तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा। तो अगर ये ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो ये प्रोसेस हो जाएगा, और ये एनर्जी मिल रही है कहाँ से, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। यानी कि द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी compensates for the high ionization enthalpy of copper +1। तो इसीलिए जैसे ही आप कॉपर +1 को पानी में डालोगे, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और क्या बना लेगा, कॉपर +2 बना लेगा। लेकिन मुझे एक बात ही बताओ, कॉपर +1 कॉपर +2 आपने इसको क्या दी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकली वो इसने यूज़ कर ली, और क्या छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई और है क्या इलेक्ट्रॉन लेने वाला, नहीं, खुद कॉपर ही है। तो कॉपर का दूसरा आयन, एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया, कॉपर 0। तो इस तरीके से कॉपर क्या कर रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन। तो इसीलिए कॉपर +1 क्या होता है, पानी में स्टेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, कॉपर +1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये पानी में भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बजाय के कॉपर +2 के। कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई। तो कॉपर +2 की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी रिस्पॉन्सिबल है इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। तो कॉपर +1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर +2 में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्वस स्टेट के अंदर। तो इस बात को आप स्टार लगा के कहीं पर लिख लेंगे, जब तक क्वेश्चन में एक्वस मेंशन नहीं किया तब तक कॉपर +1 स्टेबल रहेगा। अगर सॉल्ट्स की बात हो रही है तो स्टेबिलिटी कॉपर +1 की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। लेकिन अगर पानी में डाल दिया, उसने मेंशन कर दिया एक्वस के बारे में, तो आप समझ जाना कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉपर +2 की। तो इस क्वेश्चन को पूछने के इतने सारे तरीके हैं। कैसे कैसे वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि कॉपर +1 पानी में स्टेबल क्यों नहीं होता। वो पूछ सकता है कि कॉपर +1 पानी में जाने पर कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉपर +1 की स्टेबिलिटी पानी के अंदर कम क्यों होती है, ठीक है। या फिर कोई भी सॉल्ट दे देगा, कहेगा CuCl पानी में ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू CuCl2। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, CuCl जो होता है पानी में कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू CuCl2। तो ध्यान रखेंगे CuCl2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसके अंदर +1 है, तो +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए CuCl2 ज़्यादा स्टेबल होता है पानी में। तो चाहे सॉल्ट की फॉर्म में पूछ ले, चाहे रिएक्शन की फॉर्म में पूछ ले, चाहे स्टेबिलिटी की फॉर्म में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो इसको देखो लैंग्वेज में लिखना कैसे। आई हैव रिटन ओवर हियर दैट बिकॉज कॉपर इज़ मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस मीडियम। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी विच इज़ मच मोर देन इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो इस एनर्जी को यूज़ करके वो क्या करेगा, आयनाइजेशन कर देगा। ये बात सभी को बहुत क्लियर होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि फ्लोरीन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर आप देखोगे, आगे चलोगे तो आप कंपाउंड पढ़ोगे। मैंगनीज जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, Mn जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो Mn F4 बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये MnO4 नेगेटिव तक बना सकता है। तो फ्लोरीन जब ये बनाता है, फ्लोराइड के जो कंपाउंड्स होते हैं, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड्स के साथ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखा सकता है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के साथ वो क्या करता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, तो मेटल इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ले लेंगे। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर कंपैरिजन इन्हीं दोनों के बीच में हो जाए,
अगर कंपैरिजन इन्हीं दोनों के बीच में होने लगे कि फ्लोरीन के साथ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीजन के साथ, तो आपको देखने में लगेगा कि फ्लोरीन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपकी बात सही है, लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मार्क माय वर्ड्स, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के साथ शो करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रहे कि फ्लोरीन भले ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना प्रॉब्लमेटिक है। वहीं पर ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और साइज़ में फ्लोरीन से बड़ा भी है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रख भी सकता है, ना सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है बल्कि रख भी सकता है। तो पहली बात तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक और डिफरेंस जो यहाँ पर जनरेट होता है वो ये है कि देखो, अगर मैंगनीज़ को फ्लोरीन चाहे कि मैं मैंगनीज़ को +7 में ले जाऊँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैंगनीज़ की, +7 ना। अगर फ्लोरीन चाहे कि मैं मैंगनीज़ के साथ जुड़ के उसको +7 में ले जाऊँ, तो कितने फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे आपको, 7। लेकिन अगर ऑक्सीजन चाहे कि मैं मैंगनीज़ को ले जाऊँ +7 में, तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे, 4। किसी भी एटम के ऊपर, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए उतने फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। तो 7 फ्लोरीन एक एटम के ऊपर एकोमोडेट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हो जाएगी यहाँ पर। तो एक मैंगनीज़ 7 फ्लोरीन्स एकोमोडेट नहीं कर सकता, लेकिन एक मैंगनीज़ 4 ऑक्सीजन तो एकोमोडेट कर सकता है ना। 4 क्यों लगे ऑक्सीजन के एटम, क्योंकि आपको याद रहे कि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक मैंगनीज़ के ऊपर 4 ऑक्सीजन तो लग सकते हैं, लेकिन एक मैंगनीज़ के ऊपर 7 फ्लोरीन एटम्स नहीं लग सकते। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ऑक्सीजन के साथ क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड्स। एक ऑक्सीजन का एटम 2 बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है मेटल से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन एक फ्लोरीन एक बार में एक ही बॉन्ड बना के उसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले पाता है। इसीलिए वो क्या करता है, मेटल को इतनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पहुँचा पाता। सो दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT में साफ साफ पूछा हुआ है और बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, रिटन although fluorine is most electronegative element, still transition elements show highest oxidation state with oxygen due to its ability to form multiple bonds, due to which it can stabilize high oxidation states. So that's the reason कि आपके जितने भी मेटल होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन के साथ दिखाएंगे। तो भाई 2 बातें यहाँ से बिल्कुल साफ ध्यान में रखनी है आपको कि मेटल जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछा जाए विद विच एलिमेंट्स डज अ मेटल शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बना के वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो दैट अमंग फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन with which metal show highest oxidation state, अगर दोनों के बीच में ही कंपैरिजन कर दे तो इट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ आपका कोई भी मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। और हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर फ्लोरीन्स बनाते हैं, फ्लोराइड्स बनाते हैं, तो और क्या करते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड कैसे बना देते हैं वो, तो देखो मैंने आपको बताया था कलर के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो क्या कर गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना किसी भी सब्सटेंस की स्टेबल होने के लिए, तो जब ये वापस अपनी एनर्जी नीचे लेकर आएगा या नीचे ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा। ये जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगी, ये जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगी, ये इसका जो भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी उस कलर की हमें क्या नज़र आएगी, लाइट नज़र आएगी। तो कंपाउंड कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा है, कंपाउंड कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा है, नीचे लेकर आ रहा है, तो उसकी वजह से एनर्जी लिबरेट हो रही है उस एनर्जी की लाइट हमें नज़र आ रही है, तो इसीलिए वो कंपाउंड हमें कलर्ड नज़र आता है। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल पर जाएगा, तो उसका जवाब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही दे पाएंगे
क्योंकि अभी मैं बोलूँ डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जाएगा तो आप कहोगे डी ऑर्बिटल की एनर्जी तो इक्वल होती है, नहीं होती है। और ये थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा है यहाँ पे कि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, लिंक है। तो इस कंसेप्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन। और अगर आप मुझसे नाम पूछें कि कौन सा ट्रांजिशन करते हैं तो स्पेसिफिकली लिखना है डी ट्रांजिशन। क्या कि एक डी ऑर्बिटल से निकल के वो दूसरे डी ऑर्बिटल में एक्साइट हो रहे हैं। मुझे पता है ये भी आपके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि डी और डी की एनर्जी तो सेम होती है, तो ये फिर हायर एनर्जी लेवल कैसे हो गया, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे एक्सप्लेन। लेकिन तब तक आपको ये समझ आना चाहिए कि कलर्ड कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड के पास अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन सब तो कलर नहीं शो करते हैं, कुछ कलर कंपाउंड होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो सिर्फ वही कंपाउंड, जिंक के कंपाउंड्स तो कलर्ड नहीं होते, राइट। कॉपर का आपने देखा है, आयरन का देखा है आपने, फेरिक का देखा है आपने, ग्रीनिश होते हैं। कॉपर क्यूप्रिक के आपको पता है कि ब्लू कलर के होते हैं। मैंगनीज के आपको पता है पिंक और ग्रीन कलर के होते हैं। क्रोमियम जनरली येलो और ऑरेंज कलर के कंपाउंड्स बनाता है। तो सबके कलर्स होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबके कलर्स होते हैं और सबके कलर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जिंक के तो कलर ही कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं या वही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में जा सकते हैं जो कि क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनको यहाँ पर रोकने वाला दूसरा कोई नहीं है इनके रूम में, इनके ऑर्बिटल में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इनको पकड़ के रखे, इनको ट्रांजिशन करने से रोके। तो इसीलिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिस भी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 4s2 3d10 होती है। जिंक जब सॉल्ट बनाता है तो +2 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स बचे सब के सब पेयर्ड हैं। क्या है? सब के सब पेयर्ड हैं। तो इसीलिए वो क्या होता है, वाइट कलर के कंपाउंड शो करता है, कोई भी कलर शो नहीं करता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सिमिलरली कॉपर +1 में किस में रहता है, D10 में रहेगा। तो इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो ये भी कलर शो नहीं करता, सिर्फ क्यूप्रिक के होते हैं Cu+2। D9 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए उसके कंपाउंड्स कैसे होंगे, कलर्ड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो याद रहे कि कलर किसकी वजह से होता है। पहली बात, कलर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कलर के लिए आपकी पहली रिक्वायरमेंट है कलर के लिए आप लिख लेना, ये नोट्स आप खुद कस्टमाइज़ करना, खुद बना लेना। पहली बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायरमेंट है ये। वही कंपाउंड्स कलर्ड होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट दे मस्ट अंडरगो ट्रांजिशन। और यहाँ पर कौन से ट्रांजिशन में जा रहे हैं, वो डी ट्रांजिशन। सो द कलर इज़ ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अंडरगोइंग डी ट्रांजिशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए Mn+2 के कंपाउंड्स क्यों कलर्ड होते हैं, या किसी का भी स्पेसिफिकली पूछ ले या जनरल पूछ ले कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कलर्ड होते हैं, या कोई एग्जांपल देके स्पेसिफिकली पूछ ले कि ये क्यों कलर्ड होता है, तो आप उसको बता सकते हो बिकॉज इट हैज़ दिस मच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगो डी ट्रांजिशन। सो दीज आर योर 2 कीवर्ड्स, ये लिखे हुए मिल गए, एग्जामिनर टिक लगाएगा और आगे चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म शो करते हैं। या तो ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं या फिर ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो वीक रिपल्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से। पैरामैग्नेटिक ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 2 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके कंपाउंड शो कर रहे हैं। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों अराइज हो रही है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होती है पेयरिंग एंड अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो वो किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो याद रहे जिन भी कंपाउंड्स में सारे इलेक्ट्रॉन, सभी डी ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा।
और जिसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट ज़रूर होगा। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसकी वजह से राइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से राइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन और साथ ही साथ ऑर्बिटल नंबर, एजीमुथल नंबर, दो चीज़ों से मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कॉम्प्लिकेटेड है और 12th लेवल पर हम लोग सिर्फ स्पिन ऑर्बिटल, हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है ना, ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक तो स्पिन की वजह से और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम की वजह से। किसकी वजह से, एंगुलर मोमेंटम, जो कि एल से निकल कर आता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्पिन की वजह से पढ़ेंगे, एल की वजह से हम नहीं पढ़ रहे हैं 12th क्लास में। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 अंडर द रूट। यूनिट इसकी होती है बोर मैग्नेटॉन। जहाँ पर n की वैल्यू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। तो अगर आपको किसी भी मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है कितने हैं उसके अंदर, तो आप उसका सीधा सीधा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैंगनीज इन दिस। कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया गया है, मान लो जैसे आपको दे दिया MnO2, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, ठीक है। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होगा, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn की लिखो पहले, हमेशा पहले सेंट्रल एटम की लिखनी है उसके बाद आयन की लिखनी है। तो 4s2 3d5 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 3 बचेंगे। तो क्या हो गया 3d3। जब ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कुछ इस तरीके से फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, दैट मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5, दैट इज़ अंडर रूट 15। ठीक है, रूट 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, याद करेंगे, याद करनी है याद कर लो, वरना कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है। आपको पता है 15 के बाद क्या आता है, 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। 4 का सॉरी मतलब स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 16 का अंडर रूट अगर लेते तो 4 आता। ये अब ये 16 से क्या है, बहुत ही करीब है। 16 से क्या है, बहुत ही करीब है, यानी कि क्या होगा, कुछ 3.9 बोर मैग्नेटॉन। तो कुछ 3.9 अगर आप लेंगे तो वो क्या आएगा, रूट 15 की वैल्यू निकालोगे तो 3.9 ही आएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैथ्स वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है, क्या करना है, कोई भी रूट में वैल्यू आ गई, मान लो आपके पास रूट 12 आ गया, इसके बाद 12 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 होता है। इससे कम वाला कौन सा होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। रूट 12 किसके करीब है, 16 के क्लोज है या 9 के क्लोज है। तो आप देखोगे अगर तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है बिल्कुल ही, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इट वुड बी समथिंग 3.5, आराम से लिख सकते हो। तो ऐसे आपको अप्रॉक्स वैल्यू ही देनी है, कोई इतना कैलकुलेट करके 2-3 डिजिट तक नहीं निकालना है। तो इस तरीके से अपनी कॉमन सेंस से निकाल के उसको वैल्यू दे दो, और यूनिट ज़रूर लगाना, बोर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या होगी, बोर मैग्नेटॉन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। याद रखना 2 तरीके का होता है, पूछा नहीं जाएगा, बता रही हूँ अभी। 2 तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट है, आपको सिर्फ स्पिन ओनली पढ़ना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉन को भरना, देखना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला में डाल देना, आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब आ जाइए कि हमने बात की थी कि उनके पास क्या होती है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हमने बात की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे बना लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी देख लो ज़रा, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको पता तो हो कि होता क्या है। ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि आपका जो मेटल होता है ना, वो एक ही बार में बहुत सारे डोनर्स जो होते हैं ना, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सीधा सीधा मैं लिख देती हूँ ऐसे,
ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स आपको देखने को मिले हैं ना, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो कोई मेटल अगर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ एक ही बार में जुड़ जाता है और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगा हुआ आपको दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बनने के लिए आपको दो बातें नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या है, एक ही बार में बहुत सारे क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल्स या डोनर साइड। एक ही बार में इतने सारे डोनर साइड कब लगेंगे, जब आपके मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने हैं तो सबसे पहली क्या होनी चाहिए, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि आपके पास क्या हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, मेटल के ऊपर डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो मेटल के ऊपर जब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा तभी न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी कि मेटल के ऊपर चार्ज जब बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल आ सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो अपने साथ क्या ला रहा है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लाएगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा। तो मेटल को वो इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सके, अपने पास रख सके। यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और आपको पता है डी ऑर्बिटल में तो भर भर के स्पेस होती है। मेटल अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ये ऑर्बिटल्स खाली हो गए, अब न्यूक्लियोफाइल आते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। तो इनकी टेंडेंसी क्यों हुई भाई, इनकी टेंडेंसी क्यों हुई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की, इन्हीं वजह से। सबसे पहला क्या कि इनका साइज़ तो है छोटा, छोटा साइज़ होने की वजह से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो स्मॉल साइज़, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरी बात क्या थी, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह। तो दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल of suitable energy to accept lone pair of electrons from the donated ligands। ये ligands जो है ना, ये और कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट देम। तो उसमें हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास ही इतना ज़्यादा चार्ज है, और दूसरा इन्हीं के पास जगह है कि ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकें। सो दैट्स द मेन की फॉर देयर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी कि बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। आप ज़रा नज़र दौड़ा के देखो, हैबर्स प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस है उनकी बात करते हैं। जैसे आपने देखा था, आपके पास था हैबर्स प्रोसेस, तो आयरन, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे। SO2 को SO3 में भेजना था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, H2SO4 की प्रिपरेशन में। V2O5 किसकी तरह बिहेव कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। ऑसवाल्ड प्रोसेस को याद करो, HNO3 की प्रिपरेशन के अंदर, वहाँ पर भी यही था। ठीक है। और इसके अलावा कहाँ पर देखा है आपने, इसके अलावा आपने कोई और प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस के अंदर, अच्छा वो हमने कंसिडर कर लिया। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने देख लिया, ऑसवाल्ड प्रोसेस हमने देख लिया। तो ज़्यादातर आप जहाँ भी देखेंगे ना, सबके सब वेनेडियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, ये सब के सब क्या है आपके कोऑर्डिनेशन, ये सब के सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं भाई, तो उससे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कैटलिस्ट काम क्या करता है। आपको पता है कि कैटलिस्ट का सबसे पहला काम होता है रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो करना। ठीक है, उसकी स्पीड को ऑल्टर करना। दूसरा काम क्या होता है कैटलिस्ट का, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस पढ़ी थी आप लोगों ने, अगर आपको याद हो सरफेस केमिस्ट्री में। तो क्या होना चाहिए, वो अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा, रिएक्टेंट उसके ऊपर आएगा, रिएक्शन करके चला जाएगा। तो दे मस्ट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। उसके अलावा क्या होना चाहिए कि जब कैटलिस्ट आपने डाला, तो मान लो जैसे आपको क्या कराना है, कोई रिएक्शन है, उसमें जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो एक स्पीशी आपकी कोई रिड्यूस हो रही है, मान लो आपकी कोई एक स्पीशी कैटलिस्ट है। NCERT में बहुत अच्छी रिएक्शन है, फेरस लिया है उन्होंने। फेरस क्या कर रहा है, एक बार दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर रहा है। आई गेस वो रिड्यूस कर रहा था, एग्जाम्पल आप देख लेना, मुझे याद नहीं है। थायोसल्फेट है, उसके अलावा खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है।
और फिर क्या कर रहा है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है वापस से, मैं रिएक्शन नहीं लिख पा रही, यहाँ मैं लिख देती हूँ, Fe+3 बन गया, दोबारा से आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके खुद रिड्यूस हो रहा है Fe+2 में और उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। एनसीईआरटी में रिएक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ पूछी जाएगी कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप ज़रूर रेफर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आयरन किस तरीके से कैटलिस्ट का बिहेवियर शो कर रहा है, खुद पहले ऑक्सीडाइज हुआ, इसको रिड्यूस कर देता है सल्फेट के अंदर और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी वो वापस से रिड्यूस होगी और आयोडीन को क्या कर दिया, आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन इसने कैरी कर दी, लेकिन खुद क्या रहा रिएक्शन के दौरान इंटैक्ट, Fe+2 डाला था, Fe+2 ही मिलेगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी अराइज कैसे हुई कि Fe+2 Fe+3 में भी जा सकता था और 3 से 2 में भी आ सकता था। क्या कर सकता था, नंबर ऑफ वेरिएबल स्टेट शो कर सकता था, नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट शो कर सकते हैं तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि कभी किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद रिड्यूस होना पड़ेगा, कभी किसी को रिड्यूस करना है तो खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। तो इस तरीके से कोई भी कैटलिस्ट काम करता है। तो इनकी ये क्यों कैटलिस्ट की तरह अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अलावा दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बहुत सारी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और अगर एक बार इंटरमीडिएट मिल गया तो वो आपको प्रोडक्ट में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट अपना सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये अपना सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है, व्हाई डज ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। तो आपको चीज़ें आती होती हैं लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में मार्क्स कटवा देते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, कि अगर डेफिनेशन पूछी है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। डिफरेंशिएशन लिखा, टॉपिक्स लिख, 2-2 पॉइंट लिख के छोड़ दिए, लेकिन उसमें एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, तो ये गलत है। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, जितना आपको पता है उसके बारे में लिखो। मार्क्स देखकर डिसाइड नहीं करना है कि कौन सी चीज़ में कितना लिखेंगे हम। कंसेप्ट को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको लिखना है। तो बिना रिएक्शन के आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है रिएक्शन में। तो एग्जाम्पल देना, रिएक्शन देना यहाँ पर बहुत मैंडेटरी है। तो मार्क्स पर मत जाएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं बस 2 लाइनें ही लिखूंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जाओगे, क्वेश्चन कितने वर्ड्स में सेटिस्फाई कर सकते हो, तो उतना ही आपको लिखना है। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, हमने पढ़ा था कि वो और क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, देखो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई लेटिस है, मान लो ये आपके पास, इधर देखें, मेटल के कंपाउंड सॉलिड होते हैं ना, मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इस तरीके से इसके जो होते हैं एटम्स जुड़े हुए होते हैं। 3D होता है, मैं आपको 2D बना के दिखा रही हूँ अभी। तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड स्टेट में कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, लेकिन एक दूसरे में तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना, अरेंज होंगे या फिट होंगे एक दूसरे के अंदर, बीच में थोड़ा गैप तो होता ही है। तो इन गैप में अगर कोई छोटा सा एटम बाहर से आके घुस जाए एटमॉस्फेयर से, इसीलिए तो मेटल रिएक्टिव भी है ना, तो ये क्या करते हैं, देखो या इसको ऐसे समझो, ये आपके पास कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, यहाँ पर स्पेस है। इसको मैंने इतना सा पोर्शन लिया और इसको जूम करके हम देख रहे हैं इतने पोर्शन को, तो इसमें हमने देखा कि एटम्स का इस तरीके से अरेंजमेंट है, बीच में स्पेस खाली है। तो बाहर से इनको हम बोलते हैं, जो बीच में स्पेस खाली है ना, ये वाली ये स्पेस, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स के साइड्स के अलावा जो स्पेस बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। तो ये हो गई हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड, ये जगह हमारे पास खाली है, वॉइड है। तो बाहर से कोई छोटा एटम, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ये इनके बीच में आके आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर बाहर से कोई एटम आकर इन खाली स्पेसेस में आके फंस जाता है तो उनको हम, और कंपाउंड बना लेता है, तो उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। हाइड्रोजन भी यहाँ पर है, उसका साइज़ भी छोटा होता है। तो अगर ऐसे कोई छोटे एटम्स इन खाली जगहों पर अगर ट्रैप हो जाएँ तो वो बनाएंगे हमारे पास क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अच्छा ये स्टोइशियोमेट्रिक हो ना हो इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे
चलो इनको हम बाद में बात कर लेंगे। वैसे आपने पढ़ा है हाइड्राइड्स जब हमने पढ़े थे 4th चैप्टर में, तो स्टोइशियोमेट्री आपने देखा था, ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी हो, लाइक H2 H3 ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, H2.5 भी था वहाँ पर, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल साइट्स में देखो कि एटम्स आके धंस रहे हैं, जैसे टाइटेनियम के अंदर कार्बन, मैंगनीज के अंदर नाइट्रोजन, यहाँ पर आयरन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन, टाइटेनियम के साथ यहाँ पे फिर हाइड्रोजन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, आसानी से छोटे एटम्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर लेते हैं और जो स्पेस होता है वो फिल हो जाता है उससे। अब अगर बीच का जो खाली स्पेस था वो फिल हो गया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया ना। पहले जगह खाली थी, अब जगह खाली नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी फ़िज़िकल कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, जैसे कि खाली जगह नहीं है, कॉम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो गया स्ट्रक्चर, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आयरन का जितना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, उसके इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गई है, और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग हो गई है, एटम्स और भी करीब करीब आ गए हैं। इसके अलावा पहले भी मेटेलिक था, अभी भी मेटेलिक रहेगा, क्योंकि मेटल तो है ही ना उसके अंदर। आयरन पहले भी था, आयरन अभी भी है, इलेक्ट्रॉन पहले भी दे सकता था, अभी भी दे सकता है, तो मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम रहेगी। पहले से ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पहले सॉलिड थे, पास पास थे एटम्स, लेकिन अभी पहले से भी ज़्यादा क्या हो गए हैं, कॉम्पैक्ट पैकिंग हो गई है, तो एटम्स क्या हो गए, पास पास बहुत ज़्यादा आ गए, तो पहले से भी ज़्यादा हार्ड हो गए। लेकिन एक चीज़ और हो गई कि वो अब क्या हो गए हैं, केमिकली इनर्ट। मेटल को बाहर रख देते थे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेगा, किसी गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, लेकिन अब वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, केमिकली इनर्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्पेस खाली थी या जो वैकेंसीज बीच में खाली थी वो तो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, तो अब स्पेस ही नहीं है किसी और एटम को अपने अंदर एकोमोडेट करने की या उसके साथ रिएक्शन करने की। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की होती हैं, ये बहुत बार पूछी जा सकती हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्या हो सकता है। तो कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ ही सकते हो इन चारों ही बातों को। अब एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, एंड दैट इज़ एलॉय फॉर्मेशन। वो एलॉयज़ बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलॉयज़ बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जितने भी ज़्यादातर एलॉयज़ होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के होते हैं। ब्रॉन्ज आपने पढ़ा है, कॉपर और टिन का होता है। ब्रास आपने पढ़ा है, कॉपर और जिंक का होता है। स्टेनलेस स्टील जो आपने देखते हैं हम लोग इतना यूज़ करते हैं, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज़ की होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों एलॉय बना रहे हैं। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना सॉलिड्स का, यानी कि 2 एटम्स को होमोजीनियसली मिक्स होना है। एटम्स को नहीं, 2 मेटल्स को एक दूसरे में होमोजीनियसली मिक्स होना है। तो एक दूसरे में मिक्स अच्छे से कब हो पाएंगे, जब एक दूसरे के साथ एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ से अराइज होती हैं, उनके साइज़ की वजह से। कहाँ से? उनके साइज़ की वजह से। अब क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, आपने पढ़ा था, ग्राफ आपने देखा था, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर आपको याद हो तो ग्राफ जब आपने देखा था तो साइज़ कुछ ऐसा होता था। अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली इसका और इसका कंपेयर करो, साइज़ बराबर सही है। इसका और इसका कंपेयर करो, साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। इधर देखो साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। इधर देखो इन सब का साइज़ सिमिलर है, इनका सिमिलर है, इनका सिमिलर है। तो क्या होता है कि एक ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर साइज़ सिमिलर होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक जैसी सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और इसी वजह से ये होमोजीनियसली एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाई डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय। दैट इज़ बिकॉज एलॉय, पहले तो एलॉय देख लो कि क्या होता है। इट इज़ अ होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनदर मेटल। तो दे फॉर्म एलॉय एज मेटल्स आर क्वाइट सिमिलर इन साइज। उनका साइज़ क्या है, सिमिलर। Therefore, the atoms of one metal can substitute the atoms of another metal in the crystal lattice. तो भाई अगर साइज़ सिमिलर है, ये लेटिस बन रही थी मेटल की, सॉलिड्स लेटिस में रहते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनका। तो इस तरीके से लेटिस में वो था, और बीच में जो खाली स्पेस है वो अभी हमने पढ़ा। जैसे ये खाली स्पेस है तो अभी हमने पढ़ा क्या है, ये इंटरस्टिशियल साइट। तो इसके ऊपर जब छोटे छोटे एटम्स आके लग जाते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं। अच्छा, इसी के साइज़ का कोई एटम अगर यहाँ पर आकर इसको रिप्लेस कर दे तो कुछ हो गया क्या, फ़र्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर कोई और साइज़ का एटम इसको आके रिप्लेस कर दे तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ जाएगी। स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ गई तो क्या होगा, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ में गड़बड़ आ जाएगी, होमोजीनियसली दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे।
तो यही यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ साइज़। साइज़ सिमिलर होता है तो बहुत सारी साइज़ के सिमिलर होने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो साइज़ अगर ऑलमोस्ट सेम है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प देम इन फॉर्मिंग एलॉय। एलॉय के अंदर यही होना चाहिए, एक एटम दूसरे एटम को सब्सटीट्यूट इस तरीके से कर दे कि पता ही नहीं चले कि उनके बीच में कोई डिफरेंस था, राइट। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ दैट वी हैव डिस्कस कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, और क्यों करते हैं वो हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। आई विल सजेस्ट कि यहाँ तक कि आप NCERT के क्वेश्चंस आज ही ख़त्म कर दें और मुझे डाउट दे दें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर आगे जाएंगे तो नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो बहुत अलग तरीके के हैं, रिएक्शंस हैं उनमें, तो मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ तक कि NCERT के क्वेश्चंस का डाउट लिया जाएगा। मंडे को मैं वो सारे के सारे सोल्यूशंस आपको दे दूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम NCERT के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिन भी NCERT के क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है, यू जस्ट मेक श्योर दैट यू कमेंट ऑल द क्वेश्चंस डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।